सभी को नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम एक बड़े ही गहरे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई। ये एक बहुत ही गहरा टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है कि आज तक बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक इस बारे में नहीं पता है। उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि 23 मार्च के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। हालांकि उसके पीछे का रीज़न नहीं पता है कि क्यों दी गई थी इस दिन फांसी। तो ये बहुत एक तरीके से देखा जाए तो गलत भी बात है कि हमें अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में नहीं पता है। सिर्फ हम भगत सिंह को लेकर इंस्पायर रहते हैं, हमें उसके बारे में पीछे की हिस्ट्री कुछ नहीं पता है। ये गलत बात है। जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की है उनके बारे में थोड़ा पढ़ना हमारा फ़र्ज़ बनता है, उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हालांकि वो सब बातें छोड़िए, आप वही मैं करने वाला हूँ। आप उस बात को थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में आज हम समझेंगे। एक थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। 23 मार्च तारीख के दिन के आपके सभी डाउट। तो आइए समझते हैं। अब जो भगत सिंह जो थे, हम सभी जानते हैं गर्म खून वाले व्यक्ति थे। एक नौजवान सभा के इन्होंने एक नौजवान सभा बनाई, मतलब उसमें नौजवानों को इन्होंने शामिल किया कि क्रांतिकारियों के रूप में नौजवानों को, जो सब इनकी उम्र के व्यक्ति थे, मतलब 23-24 साल के जो व्यक्ति थे, उन्होंने सभी उन्हीं को शामिल किया, क्योंकि उस समय उन्हीं का खून थोड़ा गर्म रहता है। तो इसीलिए नौजवान सभा इनकी बनाई गई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नौजवान सभा के संस्थापक किसे कहा जाता है? भगत सिंह को। एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, इसकी भी संस्थापक इन्हें ही कहा जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक भी इन्हें ही कहा जाता है। तो भगत सिंह के बारे में जानने से पहले एक बड़े ही मतलब खास व्यक्तित्व के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय जो थे, एक मतलब क्रांतिकारी के साथ साथ एक दूरदर्शी व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि महात्मा गांधी भी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, ऐसे ही लाला लाजपत राय भी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्हें दूर की बातों का ज्ञान था, मतलब दूर तक उनकी सोच थी। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि बैंक जो है वो पैसा कमाने का एक अड्डा है, बहुत बढ़िया अड्डा है पैसा कमाने का बैंक। कैसे? अब देखिए, जैसे उन्हें पता था कि जब भारतीय अपना जो पैसा है, अंग्रेजों के उस समय बैंक थे, तो उन्हें पता था कि भारतीय अंग्रेजों के बैंक में पैसा रख रहे हैं और अंग्रेज वो पैसा इकट्ठा कर कर उससे पैसा कमा रहे हैं। बैंक ऐसे ही पैसा हमारे ही पैसे से आगे पैसा कमाते हैं। कैसे? जैसे देखिए, 100 व्यक्ति अगर मैं अपने साथ, मतलब एक मैं कहूँ कि भाई 100, अब देखिए मेन बात समझिए पहले कि आज के टाइम में अगर देखा जाए, कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, भाई 1500 रुपये सबके बैकअप में रहते हैं। कोई स्टूडेंट है अगर, तो 1500 रुपये सभी के बैकअप में अपने रखते हैं कि भाई कोई ऐसा टाइम आए कि पैसे नहीं हो तो मैं पैसे हम अपने काम में ले आए। तो 1500 रुपये सभी के बैकअप में रहते हैं। तो अगर मैं ऐसे 50 से, मतलब अगर मैं हज़ार रुपये सबके बैकअप में मान के चलूँ और ऐसे 100 व्यक्तियों को मैं अगर पकड़ लूँ कि भाई तुम अपने घर में पैसे रखने के बजाय मैं एक संस्था खोलता हूँ, वहाँ पे तुम उसमें पैसा जमा करो और जब तुम्हें पैसा ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें निकालने का साधन भी दूंगा, मतलब ATM कार्ड भी दूंगा, तो तुम निकालिएगा। अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं पूरा जिम्मेदार हूँ। और भी व्यक्ति अगर मेरे ऊपर भरोसा करके मेरी संस्था में पैसा रख दें, जैसे कि बैंक खुले हैं इसी तरह, तो देखिए अगर मैंने हज़ार रुपये के व्यक्ति पकड़े हैं और ऐसे मैंने 100 व्यक्ति पकड़ लिए, तो मेरे पास कितने पैसे आ गए? मेरे बैंक में कितने पैसे आ गए? 1 लाख रुपये मेरे पास इकट्ठे हो गए। तो अब 1 लाख रुपये मेरे पास आ गए। अब ऐसा तो नहीं है कि आज जमा किए कल को सभी निकाल लेंगे, भाई थोड़ा थोड़ा करके। अब सारे व्यक्ति भी नहीं निकालेंगे और कुछ जमा भी करेंगे नए व्यक्ति, जब पता लगेगा भाई बैंक खुला है जमा कीजिएगा। तो ऐसे कर करके तो मैं 1 लाख रुपए में से अगर मैंने 40,000 रुपये मान लिया, मैंने 1 लाख में से 40,000 अलग रख दिए कि भाई जो भी निकालेंगे व्यक्ति वो सब 40,000 से हो जाएगा। वे जो बचे 60,000 मैंने उन्हें कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब मैंने 60,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर दिए, मैंने कोई प्रॉपर्टी 60,000 की खरीद ली, बाद में मैंने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, वो बिक गई मेरी 1.5 लाख रुपये की। तो 90,000 रुपये का सीधा प्रॉफिट किसे हुआ? मुझे। और 60,000 रुपये मैंने वापस मेरे क्या कर दिए? बैंक को वापस कर दिए। तो मतलब व्यक्तियों के पैसे से मैंने पैसा कमा लिया। इसी तरह अंग्रेज भी भारतीयों के पैसे से पैसा कमा रहे थे, फिर भी भारतीयों पे क्या कर रहे थे? मतलब ज़बरदस्ती भारतीयों के साथ करते थे। तो यही गड़बड़ थी। लाला लाजपत राय को पता था कि भाई, और उन्हें यह भी पता था कि किसी भी आंदोलन या क्रांति को लड़ने के लिए, किसी भी आंदोलन को लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत आज के समय भी है और
पहले समय भी पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि भाई अगर हम किसी भी आपके आंदोलन को लड़ेंगे तो उसमें हथियार भी चाहिए होते हैं, गोला बारूद बम वगैरह, उसमें सब में पैसा खर्च होता है। तो उन्हें पता था पैसा इसमें ज़रूर चाहिएगा, तो इसीलिए उन्हें था कि पैसा अंग्रेज़ों के पास ना जाए, और पैसा अंग्रेज़ों के पास ना जा पाए और हमारे यहाँ पे पैसा रहे। तो उन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों को हम क्यों पैसा दें, तो इसीलिए लाला लाजपत राय ने कहा कि हम अपना एक अलग बैंक खोलते हैं। तो उन्होंने PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, जिसमें उन्होंने सोचा कि भारतीयों का पैसा अंग्रेज़ों के पास ना जा पाए, इसलिए उन्होंने PNB पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। तो ये बात क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों की गड़बड़ हुई, अंग्रेज़ों को लगा हमारा तो धंधा ठप कर दिया, कि उन्हें पता था कि अंग्रेज़ों का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तो जो लाहौर के कमिश्नर थे, लाहौर के पुलिस कमिश्नर थे जॉन सैंडर्स, अब जो अंग्रेज़ों के थे उस समय, तो जॉन सैंडर्स को जब पता लगा, जो उनके पुलिस कमिश्नर थे, अंग्रेज़ों के पुलिस कमिश्नर थे सॉरी, जॉन सैंडर्स, तो जब उन्हें पता चला कि भाई ऐसा इन्होंने लाला लाजपत राय ने ऐसा कर दिया है, तो लाला लाजपत राय को इन्होंने बहुत मारा, लाठी से बहुत मारा गया। तो इन्हें इतना मार दिया गया कि इनकी बीमार होने की वजह से 17-18 दिन बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इनके प्राण चले गए 18 दिन बाद। तो इसी वजह से पूरे क्रांतिकारियों में पूरा खून उबाल में आ गया कि भाई अब सैंडर्स को नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात उस समय भगत सिंह क्या थे, क्रांतिकारी बड़े जोर से पे थे, तो भगत सिंह ने कह दिया कि भाई नहीं छोड़ेंगे अब सैंडर्स को, हम नहीं छोड़ेंगे। तो अगले थोड़े दिन बाद क्या हुआ, सैंडर्स अपना पुलिस हेडक्वार्टर से जा रहा था, तो जाते जाते उसे किसी ने रोका, अरे सैंडर्स रुकिए। तो सैंडर्स को किसी ने गोली से उड़ा दिया। तो सैंडर्स को जब गोली से उड़ा दिया, तो ये बात जब गोली से सैंडर्स को मार दिया गया, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई ज़रूर ये भगत सिंह का ही काम है, क्योंकि उन्होंने उस दिन सभा में कहा था कि हम सैंडर्स को नहीं छोड़ेंगे, और उन्हें लाला लाजपत राय की मौत के बदले में उन्होंने हमसे बदला लेने के लिए हमारे एक पुलिस कमिश्नर को मार दिया। तो हालांकि उन्होंने नहीं मारा था उन्हें, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाया गया था सैंडर्स को मारने के लिए, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था एक अंदाज़ा लगाकर कि भाई यही व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं, तो आरोप लगाया गया। कोई उनके पास सबूत नहीं थे कि उन्होंने ही मारा है, उन्होंने नहीं मारा था, उनके ऊपर ज़बरदस्ती आरोप लगाया गया था और उन्हें फांसी दी गई थी। इसीलिए अब समझो कि जब उन्होंने क्या हुआ भाई, उनके ऊपर उन्होंने सोचा कि ज़रूर उसने किया होगा काम। उसी समय में एक गड़बड़ हो गई। उस समय में एक अंग्रेज़ों की मीटिंग चल रही थी, जिसमें वे क्या करते थे, अपना भारतीयों के खिलाफ बिल बनाते थे, भारतीयों के खिलाफ कोई भी अपना कानून बनाते थे, और वे उसमें पास कर रहे थे कानूनों को ही। तो उस कानून में क्या था, उस कानून में भारतीय क्रांतिकारियों के दमन के प्रति कोई कानून था, उससे बड़ी दिक्कत आने वाली थी भारत में, तो वो कानून उसमें पास हो रहा था। अब उसमें वे भारतीयों की बात नहीं सुनते थे, तो बटुकेश्वर दास और आपके भगत सिंह ने प्लान बनाया कि इन्हें अपनी बात इनके पास रखवाने के लिए हम क्या करें, इनकी जो इसमें बम फेंकते हैं, इनकी इसमें असेंबली में बम फेंकते हैं। तो जिससे कि उनका मेन मकसद ये नहीं था कि उन्हें मारने का, मेन मकसद नहीं था बम फेंक कर मारने का। उनका मकसद था कि जब उन्हें बम से आवाज़ हो पूरी तरफ, तो उन्हें पता लगे कि भाई हम भी कोई चीज़ है, तो हमारी बात कम से कम सुन ली जाए। तो उन्होंने इसके लिए बम फेंक दिया उसमें। तो बम से पूरी भगदड़ मच गई, वहाँ पे पुलिस आई, फिर दोबारा से उन्होंने बम फेंक दिया गया। इसी तरह भगत सिंह को क्या किया गया, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया बम फेंकने के आरोप में। उन पर अपराध लगाया गया बम फेंकने का। तो उन्हें आरोप पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो उन्हें जब जज के पास ले जाया गया, तो जज ने पूछा कि भाई बम क्यों फेंका था। उन्होंने कहा कि ये साहब ये हमारी बात ही नहीं सुनते, अपनी अपनी बात उसमें करते हैं, हम कुछ कहना जाएँ तो हमारी बात नहीं सुनी जाती है। तो भाई वहाँ के अंग्रेज़ों ने कहा साहब ये बड़ा बेकार आदमी है, इसने उस दिन कह दिया था कि भाई हम सैंडर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो ज़रूर मेरा पूरा अंदाज़ा है ज़रूर इसी ने मारा होगा, इसी ने गोली चलाई होगी सैंडर्स के ऊपर। तो इस तरीके कर जज को जब अंग्रेज़ों ने बताया कि बड़ा बेकार आदमी है, इसी ने ऐसा किया होगा, तो जज भी उनकी बातों में आ गया। भाई उन्हीं के जज से सब उन्हीं की चलती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बटुकेश्वर दत्त जो थे वो बमबारी के केस में भी वही थे, और साथ में आपके उन्हें भगत सिंह को, तो उन्होंने 14 फरवरी 1931 की तारीख को उन्हें कह दिया कि भाई इन्हें फांसी की सज़ा उन्हें सुना दी गई। 14 फरवरी 1931 को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। उस दिन उन्हें सज़ा की फांसी की सज़ा दी गई थी। ये नहीं था कि किस तारीख में फांसी दी जाएगी, उस दिन उन्हें सज़ा सुनाई गई थी।
ठीक है ना। तो 14 फरवरी 1931 को फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई। अंग्रेजों ने जबरदस्ती आरोप लगाकर कि इन्होंने सैंडर्स को मार दिया होगा, हालांकि उन्होंने सैंडर्स को नहीं मारा था। उसके बाद उसी समय 1931 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरा भारत उस समय उनके साथ था। उस समय इंग्लैंड के जो पीएम थे वो थे रैमजे मैकडॉनल्ड। इंग्लैंड के पीएम रैमजे मैकडॉनल्ड थे। वे चाहते थे कि जैसे मुसलमानों को एक अलग पृथक क्षेत्र दे दिया गया, इसी तरह दलितों को भी अलग क्षेत्र दे दिया जाए भारत में। तो दलितों को अलग क्षेत्र देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उन्हें मीटिंग बुलाई थी, गोलमेज सम्मेलन बुलाया था उन्होंने अपने पास। भारत से गांधी जी को एक सम्मेलन बनाया उन्होंने सोचा कि भाई इस सम्मेलन में सभी को बुला लूंगा, और एक गोल मेज तैयार करा ली। उसके चारों तरफ क्या कर लिया, गोल मेज के चारों तरफ क्या हुआ, कुर्सियां लगा ली। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ बैठ के सब आराम से बात करेंगे। तो उन्होंने गोल मेज सम्मेलन बुलाया भारत से कि भाई गांधी जी आएंगे और व्यक्ति आएंगे, आराम से बैठ के बात करेंगे। तो गोल मेज सम्मेलन में भारत से कोई नहीं गया। गांधी जी ने मना कर दिया, कोई भारत से नहीं जाएगा। तो भाई कोई नहीं गया। तो उधर क्या हुआ, अब कल रैमजे मैकडॉनल्ड ने पूरा तैयारी की थी बड़ी अच्छी तरीके से, चाय नाश्ता, वहाँ पर कोई नहीं गया। तो विपक्ष का नेता था उस समय, मतलब हर जगह विपक्ष ही होते ही हैं। तो विपक्ष का नेता क्लाइमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली ने क्या किया, रैमजे मैकडॉनल्ड को चढ़ा दिया, लो क्या है तुम्हारी पहुँच क्या है, एक गुलाम देश का व्यक्ति तुम्हारे बुलाने से तुम्हारे सम्मेलन में नहीं आया, क्या तुम्हारी इज्जत है। तो उन्होंने उसकी पूरी बेइज्जती करी। उससे चिढ़कर रैमजे मैकडॉनल्ड ने सोचा कि भाई गड़बड़ी हो गई। उस समय क्या था, मतलब जो इंग्लैंड से मतलब इंग्लैंड से कोई व्यक्ति एक में अपना चमचा भेज देते थे भारत में। इंग्लैंड से एक चमचा भारत में आ जाता था, जिसे भारत में आकर वायसराय कहा जाता था, जो भारत की सारी रिपोर्ट इंग्लैंड भेजता था। तो इसी तरह भारत में उसे रैमजे मैकडॉनल्ड को पता लगा कि भाई गड़बड़ी हो गई, तो बेइज्जती हो गई, विपक्षी ने बेइज्जती कर दी। तो उसने कहा कि भारत में इस समय कौन है चमचा, अरे कौन है रे। तो उसने कहा कि साहब इरविन है। तो मिलाओ इरविन को फ़ोन मिलाओ। तो इरविन को फ़ोन मिला। इरविन को फ़ोन मिलाते ही कहा, हेलो इरविन। तो इरविन, किसी भी तरह करके गांधी जी को यहाँ भेजा जाए, इंग्लैंड में किसी भी तरह करके भेजा जाए, वरना हम तुम्हारी नौकरी से सस्पेंड कर देंगे। तो उसने कहा, साहब नहीं ऐसा कीजिएगा, मैं किसी भी तरह करके गांधी जी को यहाँ भेजता हूँ। तो इरविन ने तभी के तभी गांधी जी को दिल्ली बुलाया, और दिल्ली बुलाकर कहा कि साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, आप बस किसी तरह इंग्लैंड चले जाइए, मैं आपकी हर बात मान लूँगा। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है भाई। तो जब व्यक्तियों को पता लगा, मतलब इसी तरह 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हो गया कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा, और इरविन ने कहा कि मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो जब भारतीयों को पता चल गया कि भाई इरविन लाइन पे आ गया है, तो भारतीयों ने कहा कि गांधी जी वो भगत सिंह को रिहा करने की बात कराइए ना। तो भगत सिंह को रिहा करने की बात, तो गांधी जी ने कहा सही है। तो गांधी जी ने कहा कि जब तक तुम भगत सिंह को, हमारे कैदियों को रिहा नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारे पीएम से मिलने नहीं जाऊंगा, ना ही मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म करूंगा। गांधी जी ने कह दिया। तो इरविन ने कहा कि हाँ ठीक है। तो इरविन ने कह दिया कि मैं सभी कैदियों को रिहा करता हूँ। इरविन ने कहा मैं सभी कैदियों को रिहा करता हूँ, थोड़ा सा आराम से कह दिया कि अपराधी कैदियों को छोड़कर। उसने कहा कि मैं सभी कैदियों को रिहा करता हूँ, अपराधी कैदियों को छोड़कर, आराम से कह दिया। जो कि अपराधी कैदी कौन थे, आपके भगत सिंह थे अपराधी कैदी, क्योंकि उन पे बम फेंकने का, असेंबली में बम फेंकने का अपराध लगा था। वो क्या थे, अपराधी कैदी। और उसने कहा कि उन्हें छोड़कर सबको रिहा कर दूंगा। तो उस समय गांधी जी ने ओवर कॉन्फिडेंस में उन्हें एग्रीमेंट दिया गया कि लो इस पे साइन कीजिएगा, जो कि गांधी इरविन का समझौता था। तो उस एग्रीमेंट उन्हें दिया गया। तो गांधी जी ने कहा जल्दी से उस पर साइन कर दिए, बिना पढ़े उसे समझौते को बिना पढ़े उसमें साइन कर दिए गए, जिसमें लिखा था कि अपराधी कैदियों को छोड़कर सबको रिहा कर दूंगा। गांधी जी ने उसे पढ़ा भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में। हालांकि गांधी जी की एक गलती थी, गांधी जी ने पढ़ा नहीं। गांधी जी को लगा कि भाई इसने जब कह दिया, इतना डरा हुआ है कि सब बात मैं मान लूंगा और छोड़ दूंगा उसे, तो गांधी जी ने बात पढ़ी भी नहीं, और गांधी ने जल्दी में साइन कर दिया लो। तो गांधी जी ने वो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हो गया कि फिर गांधी जी ने साइन करने के बाद कहा कि अब मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करता हूँ और मैं इंग्लैंड जाऊँगा। तो गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो 23 मार्च 1931 की तारीख आ गई। तो
तो गांधी जी को जब पता लगा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और आपके सुखदेव राजगुरु को फांसी हो रही है, तो गांधी जी ने कहा रुकिए रुकिए, फांसी क्यों दे रहे हैं? तो इरविन ने कहा जरा समझौता पढ़िए साहब। तो उसने कहा कि क्या है दिखाइए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। तो गांधी जी ने पढ़ा कि भाई ऐसे ऐसे लिखा है इरविन को, मतलब उसमें लिखा था कि अपराधी कैदियों को छोड़कर सभी को रिहा कर दूंगा। वो गांधी जी ने उसमें साइन कर दिए थे गलती से। तो गांधी जी ने सब पढ़ा, इसमें तो ये लिखा है और मैंने साइन किए हुए। तो गांधी जी के वहाँ हाथ कट गए। गांधी जी कुछ कर ना सके क्योंकि उन्होंने उस समझौते पे पहले से ही सिग्नेचर अपने कर दिए थे। तो इसी तरह गांधी जी उन्हें बचा नहीं सके क्योंकि उनकी वो गलती हो गई थी, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ा नहीं था, ये था। और इसी तरह भगत सिंह और आपके सुखदेव राजगुरु को मतलब उन पे देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें फांसी दे दी गई और गांधी जी वहाँ पे कुछ नहीं कर सके क्योंकि गांधी जी के वहाँ हाथ कट गए थे, क्योंकि वे नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते थे। उन्होंने उस पर साफ साफ लिखा था कि मैं अपराधी कैदियों को छोड़कर सबको छोड़ दूंगा, और उन्हीं अपराधी कैदियों में कौन थे? आपके भगत सिंह थे। इसीलिए गांधी जी वहाँ कुछ नहीं कर सके। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को इसी तरह फांसी लगा दी गई। ये थी भगत सिंह की फांसी लगाई जाने की पूरी कहानी। आपको, हालांकि मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको एक छोटी सी वीडियो में सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर ये एक बहुत ज़रूरी भी टॉपिक था, हमें सबको जानने योग्य भी टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसके थंबनेल में लिखा है कि मस्ट टू नो, मतलब जानना आपको चाहिए ही चाहिए, आपको जानना चाहिए इसे। तो इसीलिए ये एक बड़ा टॉपिक था, मैंने छोटी सी कहानी के रूप में आपको समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।